हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट 2021 में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, और लास्ट ईयर अगर आप पेपर्स उठा के देखोगे इसमें से क्वेश्चंस आते भी हैं। तो इसकी 90% पॉसिबिलिटीज हैं कि इन टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप ये सारे टॉपिक्स, ठीक है, क्योंकि अभी 10 से मे बी 15 डेज आपके पास हैं कि आप अगर थोड़ा सा भी क्रैश कोर्स भी इस पे कर लेते हो, ठीक है, इतने टॉपिक्स अगर आप प्रिपेयर करते हो तो आप गेट 2021 क्रैक कर सकते हो। तो उसमें हमारे पास ये सिर्फ 6 सब्जेक्ट के ये थोड़े से टॉपिक है, 3-3 4-4 टॉपिक्स हैं। अगर आप ये करते हो, ठीक है, तो डेफिनेटली आप गेट क्रैक कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमारा फर्स्ट है मैथमेटिकल फिजिक्स में, ठीक है। मैथमेटिकल फिजिक्स में अगर हम बात करेंगे, जैसे फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने करना क्या है, किसी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते किसको हैं, इसका ऑर्डर कैसे निकालते हैं, डिग्री किसको बोलते हैं, फिर फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या आएगा आपके पास, जैसे फर्स्ट है इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल सेपरेशन, होमोजीनियस, फिर आएगा हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल, फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट ऑर्डर में ये आ जाएगा। फिर सेकंड ऑर्डर में आपने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में एक तो हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है और एक नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सिर्फ इतना है डिफरेंशियल इक्वेशन में, और इसमें से एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। उसके बाद आता है हमारे पास मैट्रिक्स वाला चैप्टर, ठीक है। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में भी उसकी प्रॉपर्टीज क्या है, ठीक है। मैट्रिक्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, जैसे अडेम्पोडेंट किसे बोलते हैं, आइडेंटिटी किसे बोलते हैं, डायगोनल किसे बोलते हैं। जितनी भी हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो आपने, ठीक है, लर्न करनी है। मैट्रिसेस के टाइप्स में जैसे रोटेशनल मैट्रिक्स क्या होती है, रिफ्लेक्शन मैट्रिक्स क्या होती है, ये सभी भी आपको पता होनी चाहिए। मे बी रिफ्लेक्शन पे तो लास्ट ईयर, ठीक है, 2020 में एक क्वेश्चन भी आया था कि किसे रोटेशनल मैट्रिक्स बोलते हैं। तो रोटेशनल मैट्रिक्स बहुत इजी था। एक रोटेशनल होती है, एक रिफ्लेक्शन होती है। रोटेशनल के लिए डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, और रिफ्लेक्शन के लिए डिटर्मिनेंट +1 होना चाहिए। सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए था और आपका क्वेश्चन हो जाता। और इसमें ही आइगन वैल्यू प्रॉब्लम आ जाती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, मैट्रिक्स में। उसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ आपने देखना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे बोलते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। फिर हमारे पास एनालिटिक वर्ड आता है कि कोई फंक्शन को हम एनालिटिक कब बोलते हैं। एनालिटिक में क्या आ जाएगा, किसी फंक्शन को एनालिटिक चेक करने के लिए कि हाँ ये फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है, उसके लिए हम एक यूज करते हैं CR इक्वेशन, ठीक है। तो एक तो आपने CR इक्वेशन करनी है, सिर्फ उसकी कंडीशन करनी है कि कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई करके हम फाइंड कर सकते हैं कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है कि नहीं है। उसके बाद इसमें ही हमारे पास क्या आएगा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में कॉची रेजिड्यू थ्योरम। कॉची रेजिड्यू थ्योरम में फर्स्ट तो है कि क्लोज इंटीग्रल है, तब कैसे इंटीग्रल सॉल्व होगा। अगर हमारे पास थीटा में अगर फंक्शन गिवन है तब कैसे सॉल्व होगा। -∞ टू +∞ अगर हमें फंक्शन गिवन है, या फिर आप बोल सकते हो कि अगर इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स हैं उसकी इंटीग्रेशन कैसे करनी है, वो आपने लर्न करने हैं। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में अगर आप सिर्फ 4 टॉपिक्स भी करोगे, CR इक्वेशंस, और यहाँ पे हमारे पास कॉची रेजिड्यू थ्योरम के डिफरेंट 3 फॉर्मूलेज हैं, वो लर्न करने हैं। इसमें से भी डेफिनेटली ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। उसके बाद हमारे पास फोरियर सीरीज में सिर्फ आपने अगर फोरियर सीरीज का फॉर्मूला भी लर्न कर लेते हो फिर भी सफिशिएंट है, ठीक है। और इसके बाद आता है टेंसर्स में वो आता है ना, क्रोनोकर डेल्टा फंक्शन ऐसे वाले, ठीक है। ये आपको लर्न होने चाहिए कि इसमें अगर कॉन्ट्रावेरिएंट क्या होते हैं, हमारे पास कंट्रावेरिएंट क्या होते हैं, कोवेरिएंट क्या होते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर हम कॉन्ट्रैक्शन लगाते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है कि अगर मैं कोवेरिएंट पे कॉन्ट्रैक्शन लगाऊं तो क्या होगा, मैं कॉन्ट्रावेरिएंट पे लगाऊं तो क्या होगा, ये आपको टेंसर्स में पता होने चाहिए। तो इतने मैथ्स के अगर आप इतने टॉपिक कर लोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे 3, 4, 5 क्वेश्चन करने के कैपेबल हो जाओगे।
उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास बाइनरी नंबर सिस्टम, ठीक है। बाइनरी नंबर सिस्टम में क्या आएगा, बाइनरी नंबर सिस्टम किसे बोलते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम किसे बोलते हैं, उसके बाद हेक्साडेसिमल, फिर ऑक्टल आएगा। ये 4 नंबर सिस्टम आपको पता होने चाहिए कि क्या होते हैं, फिर इसकी इंटर कन्वर्जन कैसे करनी है वो पता होनी चाहिए। उसके बाद गेट्स आएंगे, ठीक है, सारे गेट्स, और नॉर, एंड, नॉट, ठीक है, ये सारे नैंड गेट, इसमें सारे नैंड गेट, ये वाले गेट्स आ जाएंगे। और उसके बाद आएंगे फ्लिप फ्लॉप्स। फ्लिप फ्लॉप्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। इसमें हमारे पास काउंटर्स भी आ जाते हैं, असिंक्रोनस, फिर सिंक्रोनस काउंटर्स। तो ये सारे, ठीक है, काउंटर्स, रजिस्टर, अगर आपको सिर्फ ये पता है कि फ्लिप फ्लॉप वर्क कैसे करता है तो आप ये वाले कर सकते हो, ठीक है। आपको सर्किट भी याद नहीं करना, आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि वो वर्क कैसे करता है फ्लिप फ्लॉप, तब आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के कैपेबल होगे। उसके बाद ओप एम्प आता है, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे इजी टॉपिक है ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें तो आपने सिर्फ ऑपरेशनल एम्पलीफायर की इक्वेशन कैसे बनती है, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग, ठीक है, फिर जैसे डिफरेंशियल, फिर इंटीग्रेटर आता है। डिफरेंशियल में क्या लगा होता है, हमारे पास एक कैपेसिटर लगा होता है, उसमें क्या लगा होगा, बस कैपेसिटर को हम कहीं पहले स्टार्टिंग में लगा देंगे, फिर उसको इंटरचेंज कर देंगे रजिस्टर के साथ। तो ऐसे आपको सर्किट याद नहीं करना, आपको सिर्फ करंट की वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। ऑपरेशनल एम्पलीफायर में अगर आपको कोई भी सर्किट भी नहीं याद, ठीक है, तब भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ एक ही उसका पॉइंट है, वो करंट इक्वेशन कैसे बनानी है। अगर आपने एक करंट इक्वेशन बनानी सीख ली तो आपका सारा ऑपरेशनल एम्पलीफायर हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेमीकंडक्टर्स, ठीक है। सेमीकंडक्टर्स में हमारे पास जैसे डायोड्स हैं, ठीक है, पीएन जंक्शन है, डायोड्स आ गए, फिर ट्रांजिस्टर्स आ गए। ट्रांजिस्टर्स मोस्टली आते नहीं है, बट अगर आप डायोड भी कर लोगे तब भी सफिशिएंट है। डायोड में से करंट कैसे पास करता है, कितना करंट पास करता है, तो आपको किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाना आना चाहिए, करंट लॉ लगाना चाहिए। अगर सिर्फ आपको ये आता है ना केवीएल रूल लगाना, तब आपके डायोड वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे, ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास, अगर हम स्टैट और थर्मो की बात करें तो इसमें हमारे पास मेनली टॉपिक एक ही आता है कि मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, मैक्सवेल स्पीड या फिर मैक्सवेल वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। इसमें आपको जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी किसी की भी आनी चाहिए कि 3D में वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी निकालते हैं, एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी निकालते हैं, और एक हम निकालते हैं इसकी मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन और बोस-आइंस्टाइन, और एक आता है हमारे पास मैक्सवेल रिलेशन। और फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके पास क्या आ जाएगा, सिर्फ आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ पार्टिकल एनर्जी के साथ कैसे वेरी करते हैं और नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करते हैं। तो ये वाले कुछ रिलेशंस है, प्रेशर कैसे वेरी करता है, ठीक है, वो आपको सीधे सिर्फ अप्रोक्सीमेटली 5 फॉर्मूलेज होंगे जो इसमें भी काम आते हैं, इसमें भी काम आते हैं। तो ये आपको लर्न होने चाहिए। जैसे हीट कैपेसिटी कैसे रिलेट करेगी टेम्परेचर के साथ, ऐसे ही एवरेज इंटरनल एनर्जी कैसे रिलेट कर रही है, डिपेंड कर रही है टेम्परेचर के साथ। तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद मैक्सवेल रिलेशंस, ठीक है, स्टैट का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये मैक्सवेल रिलेशन। सिर्फ 4 मैक्सवेल रिलेशंस है, आपको रट्टा नहीं लगाना है, सिर्फ वे याद रखना है कि सिर्फ वे देखना है कि निकालते कैसे हैं। इस पे तो क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है। तो स्टैट में सिर्फ इतने टॉपिक हैं जिसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, 3-4 क्वेश्चन कवर कर देंगे, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन अगर आपने ये कर लिया तो 3-4 क्वेश्चन करने के कैपेबल हो जाओगे आप। उसके बाद हमारे पास आता है क्वांटम, ठीक है। क्वांटम में हार्मोनिक ऑसिलेटर है। हार्मोनिक ऑसिलेटर के पोटेंशियल पता होना चाहिए, उसकी एनर्जी पता होनी चाहिए, 1D में भी, 2D में भी और 3D में भी। उसमें हम एक करते हैं, एक राइजिंग ऑपरेटर होता है, एक हमारे पास लोअरिंग ऑपरेटर होता है। मींस हम इसमें ए ऑपरेटर, ए डैगर ऑपरेटर, ठीक है, ये सारे ऑपरेटर्स वर्क कैसे करते हैं। ए को हम क्या बोलेंगे, लोअरिंग ऑपरेटर, ये हमारा क्या है, राइजिंग ऑपरेटर। तो ये वर्क कैसे करते हैं, अगर मैं इसको एन स्टेट पे लगाती हूँ, एन हमारा क्या है, नंबर सिस्टम,
तो अगर मैं इसको n पे लगाती हूँ, ठीक है, नंबर सिस्टम बोल रही हूँ, नंबर ऑपरेटर है, तो अगर मैं इसको नंबर ऑपरेटर पे लगाती हूँ तो ये कैसे वर्क करेगा, ठीक है, क्या करेगा, सिर्फ आपको ये पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हार्मोनिक ऑसिलेटर में आपने इतना पार्ट करना ही करना है। उसके बाद आता है वन डायमेंशनल प्रॉब्लम। वन डायमेंशनल प्रॉब्लम में हमारे पास क्या आ जाएगा, जैसे 1D बॉक्स में अगर आपने पार्टिकल रख दिया, फिर इनफाइनाइट कर दिया या फिर फाइनाइट कर दिया, तो उसका एनर्जी पे, उसके पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका वेव फंक्शन कैसे बन रहा है, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आता है पर्टर्बेशन थ्योरी। इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स हैं कि एक होता है डीजनरेट और एक होता है नॉन डीजनरेट। और इसमें भी आपने एक तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन निकालनी है, एक सेकंड ऑर्डर करेक्शन निकालनी है। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन एनर्जी तो बहुत इजी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। तो सेकंड वाले का सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन बहुत इजीली फाइंड हो जाते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम में हमारे पास ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी आएगा, फिर आपके पास आएगा टोटल एंगुलर मोमेंटम। अब इसमें भी आपके पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे जे स्क्वायर किसके इक्वल होता है, एल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जैसे एल स्क्वायर होता है एल+1 एच कट स्क्वायर, ठीक है। अगर ये साई पे ऑपरेट करेगा तब हमारे पास क्या आएगा, वो भी पता होना चाहिए। तो ऐसे आपको एंगुलर मोमेंटम में स्पिन, ऑर्बिटल और टोटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए सब कुछ, ज्यादा नहीं देखना है, ठीक है। जैसे एल स्क्वायर कैसे ऑपरेट करेगा साई पे, LZ कैसे ऑपरेट करेगा, ठीक है। LZ क्या है, थर्ड कंपोनेंट ऑफ टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है लीनियर डिपेंडेंट और लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है। कोई भी वेव फंक्शंस गिवन होंगे, आपको वेव फंक्शन में चेक करना है कि क्या ये लीनियर डिपेंडेंट है कि नहीं है, तो वो कैसे चेक करोगे, तो उसके लिए सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखते हैं। हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा, सपोज कर लिया, ये लिख दिए। अगर तो ये सारे के सारे, ठीक है, ये सारे हमारे पास कांस्टेंट 0 आ जाते हैं तो हम इसको लीनियरली इंडिपेंडेंट वेव फंक्शंस बोलेंगे। अगर एक भी नॉन जीरो आ गया तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन पता होनी चाहिए, ऑर्थोगोनल की कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई भी बेसिस कैसे बनता है वो पता होना चाहिए। उसके बाद तो क्वांटम में इतने टॉपिक्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। उसके बाद आता है हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल मैकेनिक्स में हैमिल्टोनियन और लैग्रेंजियन। इसमें क्या है, इसमें आपने करना है कि अगर हैमिल्टोनियन गिवन है तो L कैसे फाइंड करेंगे, अगर L गिवन है तो H कैसे फाइंड करेंगे, ये कर लोगे तो आपके 2 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। अब उसके बाद आता है इसमें ही, अगर आपने ये टॉपिक किया है उससे पहले डिग्री ऑफ फ्रीडम्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का तो बहुत इजी फॉर्मूला होता है, D = 3n - k। कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं माइनस कर दो, कितने कॉन्स्ट्रेंट्स लग रही हैं, ठीक है, कितनी वहां पे कंडीशंस लग रही हैं, वो माइनस कर दोगे तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम्स आ जाएंगे। उसके बाद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक क्लासिकल मैकेनिक्स का। इसमें आपने मेनली क्या करना है, जैसे लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, उसकी वेलोसिटी की ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, वेलोसिटी में 1D का फॉर्मूला क्या होगा वो लर्न करना है। उसके बाद आपके पास क्या आएगा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन और टाइम डायलेशन आपने लर्न करना है, ठीक है, कि कैसे अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल कर रहे हैं तो हमको लगेगा कि लेंथ कुछ क्या हो रही है, कम हो रही है, तभी इसको बोला गया है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। टाइम डायलेशन मींस अगर मूविंग ऑब्जेक्ट का आप टाइम देखोगे ना, उसमें घड़ी लगी होगी, अगर आप उस क्लॉक को देखोगे तो वो स्लो चल रहा होगा एज कंपेयर टू एक क्लॉक रेस्ट पे पड़ी है, ठीक है। तो वो क्या होगा कि टाइम मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, तो उसमें टाइम डायलेशन आ जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, हमें पोटेंशियल गिवन होता है और फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपने करने ही करने। सिर्फ करना क्या है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, √k/m। और k की वैल्यू कैसे लिख सकते हो आप, k हमारा डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x।
तो ऐसे आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। तो आपने सिर्फ इतना फॉर्मूला याद रखना है, पोटेंशियल गिवन होगा एग्जाम में, ये फ्रीक्वेंसी निकालने को पूछा गया होगा, या फिर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, 2π/ω, ठीक है, पहले ओमेगा निकाल लो फिर टाइम पीरियड निकल जाएगा। अब क्लासिकल मैकेनिक्स में इतने टॉपिक्स तो करने ही चाहिए आपको। उसके बाद आता है कंडेंस मैटर फिजिक्स। कंडेंस मैटर फिजिक्स में हमारे पास क्या आएगा, उसमें फर्स्ट ही है यूनिट सेल वाला। यूनिट सेल वाले टॉपिक में क्या होता है, सब कुछ आपको करना है कि यूनिट सेल क्या होता है, फिर उसमें आएगा प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है, फिर उसमें आएगा नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या है। जैसे प्रिमिटिव सेल होता है कि उसमें सिर्फ एक, ठीक है, हमारे पास एक लैटिस पॉइंट आना चाहिए, एटम जितने मर्जी आ जाएं। नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है, एक लैटिस पॉइंट से ज्यादा लैटिस पॉइंट आ रहे हो, ठीक है, एक से ज्यादा लैटिस पॉइंट आ रहे हो। एटम की तो हम बात ही नहीं कर रहे, वो जितने मर्जी आ जाएं, वो तो प्रिमिटिव वाले में भी जितने मर्जी आए। अब हमें सिर्फ डिफरेंशिएट ये करना है कि प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में सिर्फ एक ही पॉइंट याद रखना है, एक लैटिस पॉइंट आना चाहिए, ठीक है, एक लैटिस पॉइंट आना चाहिए। अब जैसे ये यूनिट सेल वाले टॉपिक में ही आ जाएगा, उसमें ही हमारे पास सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फिर आएगा एफसीसी, ये सारे आपको इसी चैप्टर में मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें डायमंड का स्ट्रक्चर भी आता है, NaCl का स्ट्रक्चर भी आता है। जैसे हम एक क्यूब को लर्न करते हैं, ठीक है, क्यूब लर्न करने के बहुत सारे मेथड, आप रट्टा भी लगा सकते हो जैसे सिंपल क्यूबिक में कि एक एटम होता है, ठीक है, अगर हम इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम निकालें तो वो सिर्फ एक होता है। अगर हम सोचें कि वो एक एटम कहाँ से आया है, रट्टा लगाने को तो लगा सकते हैं, BCC में 2 आते हैं, ऐसे ही FCC में 4 आते हैं। बट हमारे, अगर मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, ये भी मैं एक रूम में ही खड़ी हूँ, ठीक है, ये रूम क्या है, एक क्यूब ही तो है। तो हम ऐसे सीखेंगे, ठीक है, हम ऐसे इस फर्स्ट चैप्टर को सीखेंगे कि आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं होगी। जैसे मैं खड़ी हूं तो रूम में ही खड़ी हूं, तो मैं इस रूम को देख के बता सकती हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे। कोई भी स्ट्रक्चर उठा लो, चाहे NaCl का, चाहे डायमंड का, इस रूम में मैं खड़ी होके विदाउट एनी कैलकुलेशन में बता सकती हूँ कि इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कितने नियरेस्ट एटम्स होंगे। तो ये सब कुछ सिर्फ इमेजिन करना है, हमने कॉपी पे लिख के रट्टा नहीं लगाना है इसको। अब इसमें ही अगर हम सिंपल क्यूबिक की ही बात करें, ठीक है, सिंपल क्यूबिक में ये हमारा एक रूम ही तो है। तो अगर आप रूम में खड़े हो तो रूम में, अब अपने रूम में देखो, ठीक है, क्योंकि अगर आप किसी भी इंटरव्यू में जा रहे हो, नेट के एग्जाम में भी जा रहे हो, तो आप रूम में ही बैठे होगे ना, तो कोई सोचना नहीं है अगर इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, अपने रूम में, उस रूम में देखना कि कितने कॉर्नर्स हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि फिर, ठीक है, कि क्या पूछा गया है। जैसे अगर हमने निकालना है कि सिंपल क्यूबिक में कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, तो वो क्या करोगे, एक रूम है लिया, ठीक है, आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम में पहले तो देखो कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर्स हमारा क्या होता है, जिसमें 3 साइड्स आके खत्म हो रही हूं, ऐसे होता है हमारे पास। ये क्यूब है, ठीक है, ये एक कॉर्नर है। जब 3 साइड्स इकट्ठी हो रही हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं कॉर्नर। अब आप अपने रूम में, ठीक है, इमेजिन करना कि आपके रूम में कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं। तो उस कॉर्नर पे आपने क्या करना है, एटम्स प्लेस करने हैं, ठीक है, अपने रूम के कॉर्नर्स पे एटम प्लेस करने हैं। तो ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ये एक कॉर्नर है, ऐसे ही ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है और ये कॉर्नर है। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर ऑफ कॉर्नर्स हैं, ठीक है। अगर आप रूम में देखोगे, ऊपर हमारी 4 कॉर्नर्स होंगे और नीचे भी हमारे 4 कॉर्नर्स होंगे, फ्लोर वाली साइड और ऊपर, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 8 कॉर्नर्स हैं। अब आप रूम में इसको बस सोच के, ठीक है, इमेजिन करके रूम में बैठे हो, हर एक कॉर्नर पे एटम रखोगे। फिर आपने नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि क्या आप इसको इमेजिन कर पा रहे हो। अगर आप इसको इमेजिन कर गए, ठीक है, सिर्फ इतनी चीज को, ठीक है, तो आप पूरे का पूरा इसका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद तो सिंपल क्यूबिक में आपने सभी कॉर्नर पे एटम रख दिया। अब कितने एटम्स हैं, 8, ठीक है, 8 एटम्स प्लेस कर दिए। अब हमारा माइंड तो यही कह रहा होगा कि एक रूम में 8 एटम्स होंगे, बट नहीं, एक रूम में 8 एटम्स नहीं आएंगे। अब हमें देखना है कि इस रूम में जिसमें मैं खड़ी हूं, इस रूम में कितने एटम्स आएंगे। तो वो फाइंड हम कैसे करेंगे, अगर हम इसको देखें, ठीक है, जो ये मेरे सामने वाली दीवार है, अगर मैं सिर्फ इसको देख रही हूं,
तो अगर हम देखें, सिर्फ मैं इस सामने वाली दीवार को देख रही हूँ, ठीक है, जो मेरे ये सामने लगी हुई है उस दीवार को देख रही हूँ। आप इस कॉर्नर को देखो, ठीक है, इस सिर्फ एक ही कॉर्नर को देखना, चाहे आप सिंपल क्यूबिक करोगे, बॉडी सेंटर्ड करोगे या फिर फेस सेंटर्ड करोगे। अब इस कॉर्नर को देखो कि ये कॉर्नर वाला एटम कितने और रूम्स के साथ शेयर हो सकता है, ठीक है, ये कॉर्नर वाला एटम और कितने रूम्स के साथ शेयर हो सकता है, ये आप अपने रूम में बैठ के सोचोगे उस कॉर्नर की तरफ, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ, जैसे ये वाला एक तो इस रूम के साथ अटैच है ये वाला एटम, एक यहाँ पे रूम होगा, एक यहाँ पे रूम होगा और एक यहाँ पे रूम होगा, ठीक है। एक सपोज कर लो आप इस रूम में हो, एक यहाँ पे रूम होगा, फिर एक यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो ये वाला जो एटम है कॉर्नर वाला, ये 4 अदर रूम्स के साथ अटैच हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसके ऊपर एक और फ्लोर की बात करें, ठीक है, एक और फ्लोर की बात करें, तो वो भी तो 4 रूम्स ऊपर होंगे, वो भी इस एटम को टच कर रहे होंगे। इस फ्लोर के ऊपर 4 और रूम्स भी इस एटम को टच कर रहे होंगे, तो ऐसे ही 4 और रूम्स इसके ऊपर होंगे। तो ये वाला एटम कितने रूम्स के साथ शेयर हो रहा है, ये 8 और रूम्स के साथ शेयर हो सकता है, ठीक है। अगर जिस रूम में मैं खड़ी हूं उसके नीचे वाले रूम के साथ तो वो शेयर नहीं करेगा, क्योंकि हम बात इस एटम की कर रहे हैं। तो ये वाला एटम 8 अदर रूम के साथ शेयर करना है, शेयर कर रहा होगा। तो आपने इसको सोचना है कि कैसे शेयर कर रहा है, ठीक है। अब उसके बाद अभी ये वाला 8 अदर रूम्स के साथ शेयर कर रहा है, तो एक रूम में इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/8 की। एक रूम में इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/8 की। तो अब हमारे पास एटम कितने थे, हमने सभी कॉर्नर पे 8 एटम रखे थे, तो टोटल 8 एटम्स थे। एक एटम से 1/8 की कंट्रीब्यूशन आ रही है, तो टोटल एटम्स कितने आएंगे, 1। तो एक सिंपल क्यूबिक में एक एटम आएगा, ठीक है। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 1 आएंगे। अब ऐसे ही हम सोचेंगे कि फर्स्ट नियरेस्ट कैसे निकालना है, सेकंड नियरेस्ट कैसे निकालना है, फिर ऐसे सोचेंगे कि थर्ड नियरेस्ट कैसे निकालना है। तो फर्स्ट नियरेस्ट के लिए क्या करोगे आपने देखना इसी एटम को है, ठीक है। अब हम क्यूबिक की बात कर रहे हैं, तो इसकी सभी साइड्स क्या होंगी, ए होंगी, क्योंकि क्यूबिक की तीनों साइड्स सेम होती हैं। तो अब आपने यहाँ पे सोचना है कि मैं फर्स्ट नियरेस्ट, सबसे नजदीक किस एटम के पास जा सकती हूँ, ठीक है, सबसे नजदीक किस एटम के पास जा सकती हूँ। तो अगर मैं उसी कॉर्नर से, ठीक है, ये वाले कॉर्नर से अगर मैं नीचे आती हूँ तो ए डिस्टेंस, अगर मैं इस दीवार के पास आती हूँ ए डिस्टेंस, अगर मैं इस दीवार के पास आऊंगी ए डिस्टेंस। क्या मैं इससे नजदीक, ए डिस्टेंस से नजदीक कहीं जा सकती हूँ, तो वो कैसे चेक करोगे, ये वाली मेरी दीवार है, ये वाली, ठीक है। अब मैं अगर डायगोनली जाती हूँ, फेस के डायगोनली जाती हूँ, तो ये ए है, ये ए है, तो ये हो जाएगा √a, तो ये 1.41 समथिंग होगा, ठीक है। तो अब हमारे पास तो मिनिमम डिस्टेंस हमारा ए ही रहेगा, तो फर्स्ट नियरेस्ट क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड नियरेस्ट मींस मैं इस एटम से दूर कहां जा सकती हूं, तो ये हो जाएगा, क्योंकि अगर ये ए है तो 1.41 दूसरा नियरेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड नियरेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। तो आपने सिर्फ इस रूम में सब कुछ इमेजिन करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये तो हमने डिस्टेंस निकाला है, ठीक है। अब हम इसके फर्स्ट नियरेस्ट एटम निकालेंगे कि मैं ए डिस्टेंस ट्रेवल करके कितने एटम के पास जा सकती हूँ। तो अगर आप इसी एटम को देखोगे, ठीक है, तो इसी एटम को सोचना है आप कितने एटम के पास जा सकते हो। एक तो नीचे वाली दीवार पे जाओगे ए डिस्टेंस, एक इस दीवार पे जाओगे ए डिस्टेंस, एक ये वाली दीवार पे जाओगे ए डिस्टेंस। ये तो क्या है, एक रूम की बात कर रही हूँ, उसके साथ वाले रूम में भी जाना है आपने ऐसे ही ए डिस्टेंस, इसके ये वाले रूम में भी, इस वाले रूम में भी, और 4 ऊपर रूम्स हैं। तो ये आपके लिए एक होमवर्क छोड़ रही हूं मैं, ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि मैंने ए डिस्टेंस ट्रेवल करना है, इस वाले कॉर्नर एटम ने वो कितने और एटम के पास जा सकता है, ठीक है। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम्स निकालने हैं आपने, ठीक है। तो ये आपने कहीं से सर्च नहीं करना, ये आप अपने रूम में अगर बैठ के ये सोच गए, ठीक है, ये इमेजिन कर गए, तो आप पूरा चैप्टर कर लोगे, ठीक है। तो नीचे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना कि कितना आएगा फर्स्ट नियरेस्ट नेबर एटम। और उसके बाद आएगा हमारे पास फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन। फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन में
हमारे पास फिर से वही कि फर्मी सरफेसेस क्या होते हैं, इसमें हमारे पास बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं, ठीक है, फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन वाले चैप्टर में। उसके बाद जैसे फर्मी एनर्जी निकालनी है, उसके बाद आता है हमारे पास लेटिस वाइब्रेशंस। लेटिस वाइब्रेशंस में हमारे पास मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, फिर अकॉस्टिकल, ऑप्टिकल ब्रांचेस के लिए हमारे पास एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो लर्न करना है कि कितने ऑप्टिकल ब्रांचेस होंगी और कितने हमारे पास अकॉस्टिकल ब्रांचेस होंगी। उसके बाद आता है स्ट्रक्चर फैक्टर। स्ट्रक्चर फैक्टर वैसे तो इस वाले चैप्टर में ही कवर हो जाता है, ठीक है। फर्मी डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत सारे कॉन्सेप्ट आएंगे, ठीक है, वो मैं किसी दिन अलग से इसकी वीडियो बनाऊंगी कि आपको कौन से कॉन्सेप्ट करने चाहिए। तो ये इतने टॉपिक्स हैं, ठीक है, अभी आपके पास अप्रोक्सीमेटली 15 डेज हैं। अगर आप इतने टॉपिक्स कर गए, ठीक है, तो आप डेफिनेटली गेट क्रैक कर सकते हो। तो अगर हम इसका छोटा सा क्रैश कोर्स बनाएं कि डेली आपको वीडियो प्रोवाइड करें जिसमें हम ये सारे टॉपिक्स कवर करें, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट करके बता देना, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि हम वीडियोस बनाएं तो हम जरूर बनाएंगे, ठीक है। अगर मैं वीडियो बना दूं कोई देख नहीं रहा तो उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो 15 डेज में ये सब कुछ कवर हो सकता है और अच्छे से सारी प्रॉब्लम्स करके हम इसको करवा सकते हैं, ठीक है। और ये क्योंकि गेट 21 में अगर आप देखोगे, ठीक है, पेपर ठीक है इजी आ सकता है, ठीक है। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स किए हैं तो आपके लिए डेफिनेटली पेपर इजी लगेगा आपको। अब क्योंकि अगर गेट में अगर आप अच्छा रैंक ले जाते हो तो किसी भी आईआईटीज में आपकी पीएचडी में फर्दर एडमिशंस हो सकती हैं, ठीक है। तो ट्राई करना कि आपका रैंक विद इन 200 आ जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप देखोगे जेआरएफ की भी उतनी ही हमारे पास स्कॉलरशिप होती है, इसकी भी 31,000 पर मंथ स्कॉलरशिप होती है। हमारे वैसे ऑनलाइन क्लासेस, ऑफलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारी अभी भी ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं नेट जेआरएफ की, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे बता देना, ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि हम आपको यूट्यूब पे ऑनलाइन क्रैश कोर्स प्रोवाइड करें। थैंक यू।